नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल मेजर ध्यानचंद अकेडमी में। तो दोस्तों आज हम देखने वाले उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए जो कि 2 या 3 नंबर में कंफर्म पूछने जाने वाले हैं जो समास हैं। और समास की आज हम बेहद अच्छी ट्रिक लेकर आए हैं जिससे आपको कभी गलत या गलती करने के तो कोई चांसेस ही नहीं है। तो दोस्तों जुड़े रहिए वीडियो के लास्ट तक और हम देखने वाले हैं समास। तो दोस्तों समास देखने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। तो हम देखेंगे सबसे पहले दोस्तों जो हमारा समास है उसका नाम है अव्ययीभाव समास। अव्ययीभाव समास है और इसमें जो समास की जो परिभाषा है वो कहता है कि पहला जो पद है जो अव्ययीभाव समास का जो पहला पद है वो अव्यय होगा और जो या तो अव्यय होगा या उपसर्ग होगा। दोस्तों अव्यय और उपसर्ग, अव्यय का अर्थ होता है जिसका कभी व्यय ना किया जा सके, जिसको हम तोड़ ना सकें, उसका मतलब होता है अव्यय। और उपसर्ग आप सभी जानते हैं जिस भी अक्षर के आगे जोड़कर हम एक नया शब्द बनाते हैं उसको हम उपसर्ग कहते हैं। तो दोस्तों जिसके इसमें ट्रिक लगेगी, जिन शब्दों के प्रारंभ में उपसर्ग जुड़े हों उसे हम कौन सा अव्ययीभाव समास कहते हैं। तो जितने भी हमारे पास उदाहरण होंगे उनमें लगभग कहीं ना कहीं हमको उपसर्ग देखने को मिलेगा और जितने भी हमको उपसर्ग वाले उदाहरण होंगे वो सभी हमारे कौन से होंगे, अव्ययीभाव समास के उदाहरण होंगे। अब देखिए हमारे पास एक पद है और हमने विग्रह करके लिख दिए हैं क्योंकि हमको टाइम की बचत करनी है, थोड़े टाइम में अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त कर सकें। दोस्तों एक है पद है प्रतिदिन। अब दोस्तों आपके पास एक दिन है, यदि आप दिन में आगे उपसर्ग प्रति जोड़ दें तो प्रतिदिन होगा। और हमने कहा भी है कि जिन शब्दों के प्रारंभ में उपसर्ग जुड़ा हो वो कौन सा समास होगा, अव्ययीभाव समास होगा। देखिए यहाँ पर दिन में हमने प्रति उपसर्ग जोड़ दिया है और जब जोड़ दिया है तो प्रतिदिन बन गया और प्रतिदिन का विग्रह होगा, मतलब प्रत्येक दिन यानी दिन यानी जो भी दिन होगा वो विग्रह होगा, दिन। ठीक है। अब आप दोस्तों देखें नेक्स्ट है बेकाम। अगर काम के आगे हम बे लगा दें तो बेकाम होगा। वो बे कौन सा हमारा उपसर्ग है, यानी मैंने ट्रिक में लिखा है जिन शब्दों के प्रारंभ में उपसर्ग जुड़े हों वे कौन से होते हैं, अव्ययीभाव समास होते हैं। और अव्ययीभाव समास यानी काम के आगे मैंने बेकाम लगा हो गया। तो जो काम के बिना यानी बिना काम के जो हो उसको बेकाम कहा जा सकता है, जिसका कोई काम ही ना हो तो बिना काम के, तो बिना काम यानी बेकाम, इसमें मैंने उपसर्ग लगाया है बे। नेक्स्ट आता है अत्यधिक। अधिक में अत्या लगा दे, अति लगा दे तो कौन सा होगा, अत्यधिक यानी अति धन अधिक, इसमें कौन सा उपसर्ग है, अति। ठीक है। नेक्स्ट देख लें आजन्म। आजन्म में यानी जन्म से, जो जन्म है उसमें आजन्म लगा उपसर्ग लगा दीजिएगा तो आजन्म हो जाएगा। और जन्म से यानी जो जन्म से लेके अभी तक की घटना है उसको कहिए आजन्म। दोस्तों उम्मीद है कि जो अव्ययीभाव समास है वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा और आ गया है तो देख लीजिए जो उपसर्ग होगा प्रारंभ में जिन शब्दों में उनसे हमारा अव्ययीभाव समास बनेगा। इसके बाद दोस्तों दूसरे नंबर पे आता है तत्पुरुष समास। उसके अभी हम लोगों को उसके 6 भेद पढ़ने हैं उससे पहले, इसलिए मैंने उसको छोड़ दिया है। उससे पहले हम देखने वाले हैं कर्मधारय समास। और जब कर्मधारय समास देखेंगे तो उसमें लिखा होता है कि जो कर्मधारय समास होता है उसका पहला पद विशेषण तथा जो अंतिम वाला पद होगा वो होगा विशेष होगा। जो पहला पद होगा विशेषण होगा और जो अंतिम पद होगा वो विशेष होगा। ठीक है। तो हम ट्रिक के माध्यम से कुछ देखते हैं। दूसरे पद के बाद कैसा लगाकर देखें, जो हम अब विग्रह करेंगे वो दूसरा वाला पद होगा उसके आगे हम कैसा लगा लेंगे तो हमको ये जानकारी लगेगी कि ये हमारा कर्मधारय समास है या नहीं। यदि कैसे लगा के हमको उत्तर मिलता है तो हमारा ये समास होगा। तो देखते हैं जैसे नीलांबर। अब नीला है जो अंबर ये तो विग्रह हो गया, लेकिन हम नीला है जो अंबर यानी अंबर कैसा है यदि यहाँ पर हम कैसा लिख दें तो देखिए दोस्तों कैसा लिखें हम, कैसा, तो हमको पता है अंबर कैसा है, हम कहेंगे नीला है तो नीला अंबर हमारा समास सही होगा और हमारा समास कर्मधारय ठीक हो जाएगा। जैसे शुभ आगमन। अब शुभ है जो आगमन, अब भाई हम आगमन के बाद कैसा लगा दें यानी कैसा, तो भाई कैसा है आगमन, कैसा है शुभ है तो शुभ आगमन। इसके बाद आते हैं महाजन। महान है जो जन, अब हम लिख दें जन कैसा है, भाई कैसा है जन, जो महान है महाजन।
तो हमको ये भी अच्छे से आपको बात समझ में आ गई होगी दोस्तों कि जो कर्मधारय समास होता है उसके इतने उदाहरण है, उसमें हम यदि ट्रिक का माध्यम लगता है कि जो भी कैसा लगा के देख लें, वो भी कौन से जो अंतिम पद होगा उसके बाद कैसा लगा कर देख लेंगे और हमको उत्तर मिल जाएगा, तो हमारा कर्मधारय समास होगा। इसके बाद आता है हमारे पास द्वंद्व समास। यदि आपको लगता है इसके और उदाहरण हैं तो हम आपको इसके और उदाहरण दिखाने वाले हैं। जो हमारे पास कर्मधारय समास है, जैसे कि आपको दिख रहा होगा अधमरा। अधमरा एक इसका अच्छा उदाहरण है। जैसे आधा मरा हुआ, हम लगा दें मरा हुआ। कैसा मरा हुआ? आधा मरा हुआ। ठीक है दोस्तों, कैसा लगाने के बाद हमको यदि उत्तर मिलता है तो हमारा जो समास होगा वो कर्मधारय समास होगा। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद है कि आपको ये भी समास अच्छे से समझ में आ गया होगा और आप आगे से गलती ना करेंगे। अगला है हमारे पास द्वंद्व समास, और ये सबसे सरल उदाहरण जो समास होता है, जितना सरल है उतना ही कठिन है। यदि आप इसको हल्के में ले रहे हैं तो आपका ये तो गलत करेगा ही करेगा, इसके साथ दूसरे को गलत ही करेगा, और उसका मैं आपको एक उदाहरण देने वाला हूँ बहुत अच्छा। तो इसमें क्या होता है, दोनों शब्द जो होते हैं वो बिल्कुल प्रधान होते हैं, दोनों बराबर के होते हैं, किसी की कमी नहीं है, किसी की बढ़ोतरी नहीं, यानी ये यक्कल का मामला है, यानी समानता का मामला है। यदि दो एक बात इतनी है तो दूसरी बात भी इक्वल है, यानी समानता है। ये दो ही प्रधान होते हैं। इसमें क्या लिखा है, जो आप सभी जानते हैं, जो इसमें योजक चिन्ह, यानी जो जब तक पद रहेगा उसके बीच में योजक चिन्ह लगा रहेगा, और विग्रह करने पर उसमें और का लोप रहता है, जो पहले अब वो निकल के आ जाता है। पहले लोप रहता है, अब निकल के आ जाता है। जैसे लेन देन, यदि आपको पद है तो आपको यहाँ पर योजक चिन्ह दिख रहा होगा, और हमने जब विग्रह किया है तो यहाँ पर दिख रहा है लेन और देन, यानी लेना देना दोनों बराबर की बात है। यदि हम एक हाथ से लेते हैं तो एक हाथ से देते हैं, यानी दोनों बिल्कुल बराबर की बातें हैं। ठीक है, इसके बाद आते हैं दाल और रोटी। दाल और रोटी, भाई दाल के बिना रोटी नहीं खाएंगे, रोटी के बिना दाल नहीं खाएगी, एक ही बात है। तो यहाँ पर एक बराबर की बात है, वो दाल और रोटी यहाँ पर विग्रह करने पर हमको और दिख रहा है। इसके बाद आता है हमारा धर्माधर्म। यदि एक साइड धर्म हो रहा है तो एक साइड अधर्म हो रहा है। यदि धर्म और अधर्म दोनों की समानता देखी जाए तो बिल्कुल एक सी है, और यहाँ पर विग्रह करने पे हमको और भी मिल रहा है, तो धर्म और अधर्म। इसके अन्य उदाहरण है पिता पुत्र। अब भाई एक साइड पिता है तो एक साइड पुत्र है, एक साइड माता पिता, यदि माता पिता इसका उदाहरण तो बहुत अच्छा है, माता एक साइड पिता, भाई बहन, राजा रानी। ठीक है, बहुत सारे इसके उदाहरण हैं जिसमें योजक चिन्ह आपको देखने को मिलेगा। नहीं मिलता है तो उसका विग्रह करने पर जो और आएगा वो हमारा द्वंद्व समास का उदाहरण हो सकता है। इसके लिए आपको एक मैं कमेंट के लिए आप बता सकते हैं कि जो हम समास आपसे पूछने वाले हैं यह समास कौन से समास से संबंधित है। जैसे कि सूझ बूझ। यदि आप इसका आंसर हमको कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। यदि आपको अच्छे से समझ में आया है तो सूझबूझ वाला जो ऑप्शन है इसको आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ठीक है, अगला हमारा समास आता है द्विगु समास। और द्विगु समास के बारे में बात करें तो कहता है कि पहला पद संख्याबोधक होगा, यानी पहला पद जो संख्यावाची होगा, लगभग पहला पद जो होगा वो संख्या होगी, किसी संख्या का नाम हो सकता है। यहाँ पर देखिए चलते हैं, इसमें ट्रिक में कहता है इसमें किसी समूह का बोध हो या संख्यावाची हो, या तो किसी समूह की बात कर रहा हो भाई कि 8 लोग हैं या पंचवटी है, या पंचवटी बेस्ट उदाहरण, यानी 5 कहीं ना कहीं संख्या दिख रही है। ठीक है, तो इसमें पद और जो विग्रह है देखेंगे, जो पंचवटी है, अब यहाँ पर लिखा है 5 बटों का समूह, यानी जो हमको संख्या दिखी है वो 5 दिखी है। इसके बाद है 9 ग्रह, यानी 9 ग्रहों का समूह, यहाँ पर हमको संख्या दिखी है 9। इसके बाद आता है दोपहर, हमको दोपहरों का समाहार, जिसमें 2 पहर मिले हुए हैं उसको कहा जाता है दोपहर, यानी 2 पहर। अब यहाँ पर हमको 2 दिखा है, संख्यावाची है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा जो द्विगु समास का उदाहरण होता है बहुत ही अच्छा होता है और सरल होता है। इसमें भी बहुत सारी समस्या रहती है, जैसे कि आपको दे दे चतुर्भुज। अब दोस्तों आप कहेंगे कि भाई चतुर्भुज में भी तो 4 संख्यावाची है, क्योंकि 4 भुजाएं हैं उसमें। तो दोस्तों एक इसके लिए जो यदि आपको लगता है, चलो ये आपका इसका डाउट, तो दोस्तों आपको लगता है तो इसमें दोस्तों आपको यदि एक उदाहरण दे दिया जाए कि चतुर्भुज, तो आप इसको द्विगु में टिक करेंगे, क्योंकि आप कहेंगे भाई इसमें तो संख्या आगे हमको दिख रही है। तो दोस्तों इसका भी आपका हम
डाउट क्लियर करेंगे। इससे पहले लेकिन हमको बहुब्रीहि समास देखना पड़ेगा। बहुब्रीहि समास देखेंगे तो कहता है कोई भी पद प्रधान नहीं होता तथा किसी दूसरे पद का आयत निकाला जाता है, यानी निकल जाता है, सॉरी, यदि दोनों कोई भी पद प्रधान नहीं होता है इसमें, लेकिन दोनों पदों से मिलकर कोई अन्य आयत निकलता है, यानी तीसरे की ओर हमको संकेतित करता है। वो संकेतित करता है तो ट्रिक में कहता है इसमें देवी देवताओं के नाम होंगे। इसके अलावा पर्यायवाची शब्द से सम्मिलित होते हैं। जितने भी पर्यायवाची शब्द होते हैं वो सभी बहुब्रीहि समास के उदाहरण होते हैं। अब जैसे कि हम देखें अनंग, अनंग, दोस्तों अनंग मतलब एक हमको पता है कि यहाँ पर हमने ट्रिक में देखा कि देवी देवताओं, अनंग बिना अंग का है जो अनंग कहा जाएगा, और बिना अंग का एक ही देव है, वो है कामदेव। वो कामदेव हमारा एक देव है तो हम कहेंगे ये बहुब्रीहि समास है, क्योंकि हमने ट्रिक में भी पढ़ा है कि देवी देवताओं के नाम होंगे वो सभी हमारे बहुब्रीहि समास में होंगे। इसके बाद आता है आशुतोष। अब आशुतोष को मतलब होता है शीघ्र प्रसन्न होने वाला। जो शीघ्र से प्रसन्न होता है वही उसको शिव कहते हैं, और जो शिव होता है वो हमारे भगवान शिव हैं, और शिव हैं तो भाई बहुब्रीहि समास है। इसके बाद आता है त्रिनेत्र, तीन नेत्र हैं जिनके, यानी शंकर भगवान, और भाई जिनके शंकर भगवान ही के तीन नेत्र हैं तो भाई वो बहुब्रीहि समास में आएगा। अब दोस्तों मैं कहने वाला था तब कि भाई चतुर्भुज में द्वंद्व समास क्यों नहीं है, तो दोस्तों हमको सबसे पहले प्राथमिकता दी जाती है बहुब्रीहि समास की, क्योंकि बहुब्रीहि समास में चतुर्भुज हम केवल विष्णु भगवान को कहते हैं, और विष्णु भगवान की चार भुजाएं होने के कारण वो बहुब्रीहि समास में आएगा। लेकिन संख्यावाची तो है, यदि हमको बहुब्रीहि समास ऑप्शन में ना हो तो हम इसको द्विगु समास का उदाहरण मानेंगे। यदि हमारे पास पहले बहुब्रीहि समास का उदाहरण में ऑप्शन है तो हम बहुब्रीहि समास को ही टिक करेंगे। दोस्तों तो आपका ये डाउट क्लियर होगा कि जितने भी हमको यदि किसी देवी या देवताओं या पर्यायवाची शब्द मिलते हैं तो वो सब हम बहुब्रीहि समास में टिक करेंगे। इसके बाद जो हमारे पास द्विगु समास के लिए कहते हैं जो संख्यावाची है लेकिन किसी देवी देवताओं के नाम ना हो वो सब हमारे द्विगु समास में आएंगे। इसके बाद आता है द्वंद्व समास, जहाँ पर योजक चिन्ह लगा हो और विग्रह करते समय और का आयत निकले, वहाँ पर हमारा होता है द्वंद्व समास होता है। इसके बाद हमने देखा था कर्मधारय समास, और कर्मधारय समास में पहला पद विशेषण तथा अंतिम पद विशेष होता है, और इसमें कैसा लगाकर हम देखेंगे और हमको आंसर मिल गया तो हमारा ये कर्मधारय समास होगा। जैसे मैंने देखा था अंबर कैसा है, नीला है, आगमन कैसा है, शुभ है, जन कैसा है, महान है, ठीक है। इसके बाद हमने देखा था अव्ययीभाव समास, और अव्ययीभाव का मतलब होता है अव्यय, जिसका कोई व्यय न किया जा सके, या उपसर्ग लगा हो आगे। दिन में प्रति उपसर्ग है, काम में बे का उपसर्ग है, अत्याधिक में अति उपसर्ग है, आजन में आ उपसर्ग है। दोस्तों उपसर्ग से बनने वाले सब जितने भी होंगे वो हमारे अव्ययीभाव समास में आएंगे। तो उम्मीद है कि आप सभी को ये अच्छे से समझ में आ गए होंगे, और आपसे मैं आशा करूंगा कि सूझबूझ को कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं कि ये कौन सा समास है, और ये हमारे उत्तर प्रदेश असिस्टेंट में आने वाला सवाल था। तो आपसे भी उम्मीद रखेंगे कि इसका आंसर आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए इस वीडियो के माध्यम से आप तक जानकारी पहुंचाई, यदि अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और अगला पार्ट हम जो तत्पुरुष समास से लेकर आएंगे, जितने भी तत्पुरुष के भेद होंगे वो आप तक जानकारी पहुँचाएंगे। उम्मीद है कि आपको वीडियो वो भी अच्छा लगेगा, समझाने की कोशिश अच्छे करेंगे। धन्यवाद।